Welcome students. Today we will continue with class 8 geography chapter 2. In this chapter previously we have already discussed about land, soil and water as resources and their conservation. So today in this class we are going to discuss about natural vegetation and wildlife. So let's see what is natural vegetation and wildlife. जब हम natural vegetation की बात करते हैं then natural vegetation क्या है, यानी हमारे सराउंडिंग में, हमारे इकोसिस्टम में, हमारे आसपास जितने भी प्लांट हैं और जितने भी एनिमल हैं जो कि नेचुरली ग्रो कर रहे हैं हमारे इकोसिस्टम में, तो वो क्या है, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है. बेसिकली ये जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है ये कहाँ पाए जाते हैं. देन इफ यू हैव रिमेंबर दिस इमेज, already study in the class 7 about it, that in earth there is a 3 sphere. First one is the lithosphere which consider land, hydrosphere which consider as water and atmosphere which consider as air. तो अब ये तीनों को मिलाकर अब अगर हम बात करें तो अगर हम सिर्फ लैंड पे रहे तो क्या हमें हवा और पानी की ज़रूरत नहीं है? बिना हवा पानी के तो हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे. सो लैंड ये भी ज़रूरी है. एंड अगर हम पानी की बात करें तो क्या सिर्फ हम पानी में रहेंगे? कभी ना कभी तो लैंड पे आना होगा, हवा भी चाहिए. और हवा की बात करें तो हवा में कितने दिन रह सकते हैं, यानी इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है. तो जिस जोन में, जिस नैरो जोन में ये तीनों आपस में मिलते हैं जो कि क्या कहलाता है, बायोस्फीयर. ठीक है. देन इन अ नैरो जोन ऑफ बायोस्फीयर all plants and animal refer as natural vegetation and wildlife. और ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है यानी लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और इन तीनों को मिलाकर जो एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बनता है विच इज़ बायोस्फेयर, विच ऑल्सो नोन एज आवर इकोसिस्टम. देखते हैं अब नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ ये हमारे लिए रिसोर्स क्यों है, क्यों ये रिसोर्स है. हम लोग ये ऑलरेडी रिसोर्स का डेफिनेशन जानते हैं, द थिंग दैट वी यूज़, यानी वो चीज़ें जो हमारे लिए यूज़फुल हैं तो वो रिसोर्स है. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स ये हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है. देन प्लांट से हम क्या लेते हैं, फूड लेते हैं, सेल्टर मिलता है, टिम्बर मिलता है यानी लकड़ियाँ जो हम अपने फैक्ट्रीज और अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ गिविंग गैस विच इज़ ऑक्सीजन, ये मिलता है. उसके बाद क्या है, शेल्टर बेल्ट. अब शेल्टर बेल्ट इफ़ यू हैव रिमेंबर इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडी अबाउट द शेल्टर बेल्ट ऑफ सॉइल, बट ये जो है वो शेल्टर बेल्ट नहीं है. ठीक है. यहाँ शेल्टर बेल्ट कहने का मतलब है कि प्लांट्स किस तरह से अर्थ पे अलग अलग इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ हमें डिफरेंट टाइप के वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलते हैं. जैसे अगर हम बात करें अमेज़न रेन फॉरेस्ट की. ठीक है. अब अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहाँ है ये ढूंढ लेना, बिकॉज ये पहले भी बता चुकी हूँ कि कहाँ है, तो ढूंढो और बताओ कि ये कहाँ है. तो अब ये जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वहाँ क्या है, बहुत वहाँ का इकोसिस्टम बाकी जगहों से अलग है. तो वहाँ किस तरह के एनिमल्स है, वहाँ ज़्यादातर रेप्टाइल्स है, इंसेक्ट्स है, बर्ड है. तो उनका एक शेल्टर बेल्ट, वो एक हैबिटेट क्रिएट हुआ है. किसने क्रिएट किया, बाय द प्लांट्स. सो इट प्रोवाइड द शेल्टर बेल्ट. सिमिलरली अगर हम अफ्रीका के जंगलों की बात करें तो वहाँ बड़े बड़े एलिफेंट से लेकर के लायन, टाइगर, जैगवार ये सारे मिलते हैं. तो वहाँ का अपना एक शेल्टर बेल्ट है. तो these are the shelter belts and they protect the soil. प्लांट क्या करते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं. हम लोग सॉइल कंजर्वेशन में पढ़े थे कि किस तरह से जो प्लांट है वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं और आसानी से सरफेस रन ऑफ नहीं होने देते हैं, पानी के साथ बहने नहीं देते, हवा के साथ उड़ने नहीं देते. तो वो सॉइल को इरोजन होने से, सॉइल का इरोजन होने से बचाते हैं. सो दे प्रोटेक्ट द सॉइल एंड ऑल्सो मेक इट फर्टाइल, उसकी क्वालिटी को भी बढ़ा देते हैं. सो ऑलरेडी हम एक बात ऑलरेडी तुम लोगों को कितनी बार बोल चुके हैं कि प्लांट जो है, प्लांट्स लगाना, मोर प्लांटेड मोर एंड मोर ट्रीज, वन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ऑल
प्रॉब्लम विच रिलेटेड टू आवर इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम, हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऑलमोस्ट जितनी भी प्रॉब्लम है उन सब का एक सॉल्यूशन जो सब में कॉमन है, विच इज द प्लांट. सो प्लांट इज वेरी important resource for us. Next one is the वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ कैसे रिसोर्स है? अब वाइल्ड लाइफ से क्या क्या मिलता है देखते हैं. मिल्क मिलता है, ओके. हाइड, हाइड का मतलब होता है उनकी स्किन, जिससे चमड़ा बनाया जाता है, या फिर हम लोग लेदर बनाते हैं, ठीक है, उससे हम लोग लेदर बनाते हैं. लेदर से कोट बनता है, फर मिलता है, उससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बेल्ट बनाए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. वूल, वूल हम लोग सब जानते हैं. मीट मिलता है, जानते हैं. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स. एंड वल्चर्स, अब वल्चर्स की बात करें तो ये क्या है, स्कैवेंजर्स है. ना सिर्फ वल्चर, उसके अलावा और भी एनिमल्स हैं जो कि एक स्कैवेंजर का रोल प्ले करते हैं इन आवर इकोसिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे सपोज दैट अगर कोई एनिमल मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या होगा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसका अंतिम संस्कार तो कोई करेगा नहीं. तो अब करेंगे क्या उसमें, वहाँ क्या होगा, वहाँ यही जो स्कैवेंजर्स हैं, जैसे क्रो है, वल्चर्स हैं, ईगल्स हैं, और भी हैं, हाइनाज हैं, ये स्कैवेंजर्स उस डेड एनिमल को वहाँ से साफ करने का काम करते हैं. यानी ये हमारे इकोसिस्टम को साफ बनाता है, मेंटेन करके रखता है. लेकिन रिसेंटली ड्यू टू द ह्यूमन एक्सेसिव ह्यूमन इंटरप्शन, जो वल्चर्स है इनकी संख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है. सो लेट्स बिगिन विद द बुक. सो वी हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस चैप्टर अबाउट द बायोस्फीयर, already explained contact of hydrosphere, lithosphere and atmosphere. Since the biosphere is only the zone where life exists, यानी biosphere ही सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ life exist करती है. It's also known as the zone of life. And all vegetation, wildlife as well as human are a part of this biosphere. यानी ना सिर्फ vegetation और wildlife, human यानी हम लोग भी क्या है, इसी biosphere का एक हिस्सा है. Excuse me. We are also interdependent on each other. हम क्या है, प्लांट्स एंड ना सिर्फ प्लांट्स और एनिमल, ह्यूमंस भी क्या है, उन पे डिपेंड करते हैं. यानी ये सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंड करते हैं, एंड फॉर देयर नीड्स एंड सर्वाइवल. अब देखते हैं कि प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर सराउंडिंग फ्रॉम एन इकोसिस्टम. ओके, अब क्या है कि नेचुरल वेजिटेशन, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को एनिमल की ज़रूरत क्यों पड़ती है. सोचा जाए तो एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स को खा लेते हैं, तो उनको उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, फॉर द पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन, अब प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह चल के तो जाएंगे नहीं, तो कई बार क्या होता है कि कुछ हम लोग देखते हैं कि पॉलिनेशन के लिए बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे हनी बीज, और भी बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो पॉलिनेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं. उसके अलावा कई बार प्लांट के जो सीड्स है वो एनिमल्स की बॉडी से चिपक के एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे एक जगह से दूसरे जगह प्लांट्स को फैलने में हेल्प मिलती है. तो इन दिस वे द एनिमल हेल्प द प्लांट्स, एंड प्लांट्स उसके बदले में फूड, शेल्टर और भी बहुत सारी चीज़ें एनिमल्स को देती हैं. तो सो दे आर बोथ आर इंटरेक्ट ईच अदर, इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर, एंड वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. ह्यूमन डिपेंड ऑन देम फॉर वेरियस पर्पस. यानी हमारी भी डिपेंडेंसी कम नहीं है इनके ऊपर, हमारी भी डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के ऊपर. अब देखते हैं कि हम किन किन चीज़ों पे इन पे डिपेंड करते हैं. फर्स्ट वन इज द बेनिफिट्स ऑफ प्लांट. प्लांट्स में क्या क्या बेनिफिट मिलता है, दे प्रोवाइड अस विथ टिम्बर, फ्रूट, नट, लेटेक्स, गम, मेडिसिन. यानी हम लोग क्या क्या लेते हैं प्लांट से, हम लोग टिम्बर लेते हैं, लकड़ियाँ लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, नट्स लेते हैं, लेटेक्स लेते हैं. लेटेक्स यानी लेटेक्स एक प्लांट होता है जिससे लिक्विड मिलता है, और उसी लिक्विड से, उसी लेटेक्स से रबड़ बनाया जाता है. ठीक है, गम मिलता है, गम भी उसी तरह का कुछ लिक्विड होता है. एंड मेडिसिन मिलते हैं, कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं. हाँ, उन सब से हमें मेडिसिन्स मिलते हैं. दे प्रोवाइड, जैसे एक एग्जांपल है यूकेलिप्टस, तुलसी,
एंड दे प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी एनिमल, इंसेक्ट एंड बर्ड। ये बहुत सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड को क्या प्रोवाइड करते हैं? शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। So plant produce oxygen that essential for us to survive, यानी सबसे important चीज जो हमें प्लांट से मिलता है वो क्या है? ऑक्सीजन। एंड दे ऑल्सो टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड, यानी ये हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए, और इन दिस वे दे मेंटेन द बैलेंस ऑफ गैसेस इन आवर एटमॉस्फेयर। इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस का परसेंटेज है वो बैलेंस तरीके से बना रहता है। सपोज दैट ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है या कार्बन का जो परसेंटेज है और भी गैसेस का परसेंटेज है, वो उसका एक बैलेंस हमारे एटमॉस्फेयर में बना रहता है। ओके, द रूट्स ऑफ प्लांट एंड ट्री बाइंड द सॉइल एंड देयर बाई प्रिवेंट सॉइल इरोजन। एज आई से, ये क्या करते हैं? सॉइल को पकड़ के रखते हैं। उनके प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, जो आसानी से इरोजन नहीं होने देते हैं बाय द वेदरिंग एजेंट्स, okay, which is water and wind, and they allow percolation of water in the soil. This allow water to store in groundwater, यानी जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं? जब बारिश होती है तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और या फिर बारिश होती है या फिर और अदर मेथड से वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, और जो पानी उनके यूज़ के लिए नहीं होता, यानी उनके यूज़ से एक्सेसिव वाटर जब वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उस वाटर को वो कहाँ छोड़ देते हैं? ग्राउंड वाटर में। इससे जो रेन वाटर है वो आसानी से कहाँ पहुँच जाता है? नीचे ग्राउंड में, जिससे ग्राउंड वाटर इनरिच हो जाता है, ग्राउंड वाटर स्टोर होता है, जो कि बहुत यूजफुल होता है। ओके, एज वी नो दैट इन वाटर रिसोर्स ग्राउंड वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, वाई? बिकॉज इट्स द ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। रिवर वगैरह क्या है? पॉल्यूट हो चुके हैं, तो ग्राउंड वाटर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही एक वाटर रिसोर्स है जिसको एक्चुअली हम लोग यूज़ करते हैं। सो अब देखते हैं बेनिफिट ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या क्या है। दे प्रोवाइड अस प्रोडक्ट लाइक मिल्क, मीट, एग, स्किन, वूल, यानी हम क्या क्या ले रहे हैं? मिल्क ले रहे हैं, मीट ले रहे हैं, एग ले रहे हैं, उसकी स्किन से हम लोग लेदर बनाते हैं, वूल लेते हैं, ठीक है, वूल जो कि हमें ठंड में प्रोटेक्ट करती है। वूल से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स बनाए जाते हैं, बूट्स बनाई जाती हैं। एंड नाउ लेट्स सी द इंसेक्ट लाइक बी गिव अस हनी, यानी जो इंसेक्ट्स हैं उनसे हमें हनी मिलता है। दे ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर। एज आई से, द सर्टन इंसेक्ट एंड बर्ड फीड ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल, जो कि स्कैवेंजर्स होते हैं। ओके, दैट्स वाई वल्चर्स रिगार्ड एज द नेचुरल क्लीनर ऑफ इन्वायरमेंट, यानी नेचुरली ये क्या करते हैं? हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं, उसकी साफ सफाई का काम करते हैं, जिससे इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो बना रहता है। सोचो अगर ये वल्चर्स ना हो, स्कैवेंजर्स ना हो, तो क्या होगा? कितनी गंदगी फैलेगी, बहुत सारे इंसेक्ट्स हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा, और उस गंदगी की वजह से क्या होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस फैलने लगेंगे, ठीक है, ना सिर्फ पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिजीज फैलने लगेंगी। लेकिन ये जो क्लींजर है, नेचुरल क्लींजर है, ये क्या करते हैं? हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारा इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट बैलेंस रहता है, जबकि वो साफ भी रहता है। सो लेट्स बिगिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ वर्ल्ड आर, यानी वर्ल्ड में जो मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन पाए जाते हैं वो किस किस तरह का है? बिकॉज वी नो दैट कि अर्थ पे कुछ भी इक्वल नहीं है, कुछ भी इवन नहीं है, सब कुछ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो ड्यू टू द डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेट, अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेट और अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से क्या होता है कि नेचुरल वेजिटेशन में भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलते हैं। तो उसमें क्या है? कहीं फॉरेस्ट है, कहीं ग्रासलैंड है, कहीं स्क्रब्स है, कहीं टुंड्रा है। अब देखते हैं वन बाय वन कि फॉरेस्ट क्या है। फॉरेस्ट यानी वो एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल, ह्यूज ट्री, यानी बारिश बहुत ज़्यादा होती है और
ट्री की जो हाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ह्यूज अमाउंट में ट्री होते हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, पास पास होते हैं, एंड एब्यूंडेंट ऑफ वेजिटेशन, काफ़ी सारे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं जंगलों में, और वाटर सप्लाई भी ज़्यादा होता है। सच एन एग्जाम्पल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका के रेन फॉरेस्ट, उसके अलावा अंडमान निकोबार में रेन फॉरेस्ट, इन इंडिया हिमालयन रीजन। These are the dense forest, example of dense forest। अब देखते हैं ग्रासलैंड। अब फॉरेस्ट के अलावा ग्रासलैंड पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि जैसे जैसे हम हाई लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की तरफ जाते हैं, यानी जैसे जैसे हम इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर नॉर्थ की तरफ जाते हैं, इन साउदर्न हेमिस्फेयर साउथ की तरफ जाते हैं, तो टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ रेनफॉल दोनों ही डिक्रीज होते चले जाते हैं। तो एक और इन द डिक्रीजिंग रेनफॉल एंड टेम्परेचर प्लांट्स टाइप में भी डिफरेंसेस आते हैं, और उन रीजन्स में यानी टेम्परेट रीजन में ज़्यादातर जिन रीजन में मॉइस्चर एंड रेनफॉल कम होने लगता है वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, ग्रासलैंड। यानी जिस तरह से फॉरेस्ट आर डेंस विद द ट्रीज, देन ग्रासलैंड्स आर डेंस विद ग्रासेस। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी ऊंची हाइट की ग्रासेस पाई जाती हैं। हम लोग ऑलरेडी क्लास 7 की ज्योग्राफी में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सो डिक्रीज इन मॉइस्चर एंड रेनफॉल, साइज एंड डेंसिटी ऑफ ट्री इज ऑल्सो डिक्रीजेज। अब क्या है कि ग्रासलैंड में ट्रीज तो होती हैं लेकिन फॉरेस्ट के कंपैरिजन में कम होती हैं। ओके, फॉरेस्ट के कंपैरिजन में जो ट्रीज है वो कम होती हैं, और उनका साइज भी फॉरेस्ट के कंपैरिजन में छोटा होता है, बिकॉज ये ग्रासलैंड है, यहाँ बारिश कम हो रही है, मॉइस्चर कम है, टेम्परेचर जनरली फॉरेस्ट से ज़्यादा है, एंड डेंसिटी यानी अमाउंट ऑफ ट्रीज भी होता है वो कम है, ट्रीज काफ़ी दूर दूर पे पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द स्क्रब्स। स्क्रब्स कैसे हैं? द ड्राई एरिया ऑफ लो रेनफॉल, थॉर्नी स्क्रब्स एंड स्क्रब ग्रो, यानी वैसे रीजन जो कि ऑलमोस्ट ड्राई हैं। ओके, ऑलमोस्ट ड्राई है या फिर वहाँ रेनफॉल क्या है, बहुत कम हो रही है। सच एन एग्जाम्पल राजस्थान इन इंडिया, और सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट्स। तो ऑल डेजर्ट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ स्क्रब टाइप ऑफ वेजिटेशन, एंड जहाँ पे बारिश क्या है बहुत कम होती है, कटीली झाड़ियाँ और कैक्टस जैसे कैक्टी प्लांट्स पाए जाते हैं। तो अब क्या है, इन कैक्टी प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी डीप होती हैं, सो दैट दे गेट द वाटर इजीली, एंड दे हैव वैक्सी लीफ। इनका क्या होता है, वैक्सी लीफ होती है, यानी इनकी जो इफ़ यू हैव सीन द एलोवेरा, प्लांट ऑफ एलोवेरा, तो हम देखते हैं कि उसकी जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी वैक्सी होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं, ताकि वो आसानी से प्लांट से होने वाला जो ट्रांसपिरेशन है उसको आसानी से रोक सके, उसके अमाउंट में कमी ला सके। ओके, नेक्स्ट वन इज द टुंड्रा। टुंड्रा फाउंड इन कोल्ड रीजन, टुंड्रा फाउंड इन कोल्ड पोलर रीजन, जहाँ पे मॉसेस और लीचेंस यानी काई जैसी जो प्लांट्स होती हैं वो पाई जाती हैं। ये इंडिया में बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं। उसके अलावा पोलर रीजन्स में ये पाई जाती हैं, जहाँ पे बहुत ठंड होती है, इतनी ठंड होती है कि प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन द फॉरेस्ट। अब क्या है कि फॉरेस्ट वर्ल्ड में क्या है, दो तरह के फॉरेस्ट हैं। फर्स्ट वन इज द एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरे हैं डेसोडियस फॉरेस्ट। ओके, एवरग्रीन फॉरेस्ट वैसे फॉरेस्ट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एवरग्रीन है, यानी ये हमेशा सालों भर हरे रहते हैं। डू नॉट शेड देयर लीव, यानी इस एवरग्रीन फॉरेस्ट के सारे ट्री कभी एक साथ अपने पत्तों को नहीं गिराते, यानी इनका कोई ड्राई सीजन नहीं होता, बिकॉज एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सालों भर ग्रीन रहती हैं, सालों भर बारिश होती रहती है, सो दे डू नॉट शेड देयर लीव। एंड द डेसोडियस फॉरेस्ट, अब ये जो डेसोडियस फॉरेस्ट है, ये डेसोडियस फॉरेस्ट क्या है, ये अपनी लीव्स को गिराते हैं, यानी दे शेड देयर लीव इन पार्टिकुलर सीजन। अब ये जो डेसोडियस फॉरेस्ट है, इनको अगेन हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं, विच इज द ट्रॉपिकल डेसोडियस फॉरेस्ट एंड टेम्परेट डेसोडियस फॉरेस्ट। अब इफ यू हैव सी दिस
दिस इज द टेम्परेट जोन, दिस इज द टेम्परेचर जोन ऑफ द अर्थ। तो देन हम लोग देखते हैं कि ये जो ट्रॉपिक्स है यानी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक का जो एरिया है इसको ट्रॉपिक्स कहते हैं। ये इक्वेटर से लेके 23.5 डिग्री 3.5 डिग्री तक जाता है। एंड ये रीजन ट्रॉपिक्स का होता है, इसमें बीच में रेन फॉरेस्ट होते हैं, यानी जो एरिया द एरिया विच लाई ऑन अ इक्वेटर दे हैव अ एवरग्रीन फॉरेस्ट, और थोड़े से अगर उससे दूर है तो यहाँ पे कैसे डेसोडियस फॉरेस्ट होंगे, ट्रॉपिकल डेसोडियस फॉरेस्ट। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये काफ़ी हॉट है यानी ये काफ़ी गर्म है, तो यानी गर्मी ज़्यादा होती है तो प्लांट्स अपने आप को गर्मी से बचाएंगे यहाँ पे। सो द ट्रॉपिकल डेसोडियस फॉरेस्ट सेट देयर लीव इन समर सीजन, ओके। एंड द टेम्परेट डेसोडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट यानी 23.5 डिग्री से जैसे ही हम ऊपर जाते हैं टेम्परेट जोन में, यहाँ पे जो डेसोडियस फॉरेस्ट मिलेंगे वो क्या होते हैं, टेम्परेट डेसोडियस फॉरेस्ट। अब ये क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं, आइदर इन अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, हम जब पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, ठंड बढ़ती चली जाएगी, यानी यहाँ प्लांट्स को अपने आप को ठंड से बचाने की ज़रूरत है। तो रिस्पायरेशन को रोकने के लिए, ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए क्या करते हैं, ट्रीज सेट देयर लीव इन दिस रीजन इन विंटर सीजन, क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है। एंड इन ट्रॉपिक्स द ट्रॉपिकल डेसोडियस फॉरेस्ट सेट देयर लीव इन अ समर सीजन एंड टेम्परेट डेसोडियस फॉरेस्ट सेट देयर लीव इन विंटर सीजन। So let's begin with the book. Okay. We have learned that growth of vegetation depend on the topography, climatic condition. As I say, the major vegetation type of the world are forest, grassland, scrubs and tundra. In area where rainfall is ample, tall tree are able to survive. यानी ऐसे रीजन जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ के जो ट्री हैं वहाँ काफ़ी ट्रीज लंबे लंबे होंगे, वो आराम से वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ एम्पल ऑफ वाटर। सो ऑन द अदर हैंड द एरिया ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, वहीं जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल है यानी रेनफॉल डिक्रीज हो गया, वहाँ पे क्या होंगे, स्टंट ट्री यानी छोटे छोटे पेड़ और ग्रासेस मिलेंगे, ग्रासलैंड मिलेंगे। दिस फॉर्म ऑफ ग्रासलैंड एरिया लाइक वेल्ड्स इन अफ्रीका, प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, ओके। द रीजन which receive very little rainfall or cannot support much vegetation, यानी ऐसा रीजन जहाँ बारिश बहुत कम होती है, less than 75 सेंटीमीटर पर ईयर, तो वैसे रीजन में वेजिटेशंस को बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। सो दैट स्क्रब लाइक वेजिटेशन ग्रोन देयर लाइक थार डेजर्ट इन इंडिया, सहारा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट्स, एंड द प्लांट विच ग्रो इन दीज एरिया हैव स्पेशल एडेप्शन, इनके पास कुछ स्पेशल सर्वाइवल टेक्निक्स होती हैं, सच एज हॉट एंड ड्राई एरिया। फॉर एग्जाम्पल द लीव आर रिड्यूस टू ए स्पाइन टू सेव वाटर लॉस, यानी लीव्स अपने आप को लीव्स क्या हो गए, कम हो गए, उनकी जगह पे वहाँ क्या आ गए, स्पाइंस यानी कांटे हो गए हैं, ताकि पानी का जो लॉस है, रिस्पायरेशन ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी की कमी होती है प्लांट्स में उसको रोका जा सके। एंड प्लांट ऑल्सो हैव डीप रूट, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी डीप होती हैं, सो दैट दे गेट द वाटर ईजीली। टुंड्रा वेजिटेशन, अब टुंड्रा में क्या होता है, टुंड्रा वेजिटेशन इज फाउंड इन एरिया विच हैव अ हैवी एंड लो रेनफॉल, लो टेम्परेचर, लिटिल रेनफॉल एंड पुअर सॉइल क्वालिटी, यानी ऐसा रीजन जो हाई एल्टीट्यूड पे होता है, हाई लैटिट्यूडनल ये पे होता है, और वहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, रेनफॉल भी कम होती है एंड सॉइल क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो इन दिस रीजन लाइक पोलर रीजन, यहाँ पे तुम्हारा लीचेंस, ड्रॉप सर्प्स, मॉसेस, ये इस तरह के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। ओके, फॉरेस्ट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू एवरग्रीन एंड डिसोडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर एज नेम सजेस्टेड ऑलवेज अपेयर ग्रीन, यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि हमेशा ग्रीन रहता है। दिस इज बिकॉज दे नेवर शेड देयर लीव, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके पत्ते यानी गिरते तो हैं, ऐसा नहीं है कि पत्ते कभी नहीं गिरते हैं, ठीक है, लेकिन
सारे प्लांट्स के, यानी जितने भी, अब सपोज मान लो कि एक एवरग्रीन फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज हैं सबके पत्ते कभी भी एक सीजन में एक साथ नहीं गिरते हैं, यानी सालों भर जब वो बहुत रोटेन हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो वो अपने आप गिर जाते हैं एक या दो करके, यानी कभी भी कोई पेड़ अपने सारे पत्तों को एक साथ नहीं गिराता, सो दैट दे अपीयर ग्रीन इन होल ईयर, दैट्स व्हाई इट नोन एज द evergreen forest. On the other hand, the word deciduous means fall off, यानी deciduous का मतलब होता है गिरना, तो deciduous forest said they live in a particular season, conserve water, to conserve water, यानी जब उनको पानी की जरूरत होती है उस वक्त पानी अपने आप को बचाने के लिए, सर्वाइवल के लिए वो क्या करते हैं, अपने पत्तों को गिरा देते हैं. The forest further classified into the according to their location, as I say, temperate and tropicals. For example, evergreen forest which locate in temperate region known as the temperate evergreen forest, and the which is located in a tropical, which known as the tropical evergreen forest. And the population on the earth has dramatically increased over the year, and it is estimated to be about 7.5 billion people, यानी पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और ये एस्टिमेटेड है कि आज तक की जो पॉपुलेशन है, यानी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 7.2 बिलियन है. एंड नॉट ओनली दिस, बाय ईयर 2020, यानी इन दिस ईयर, दिस फिगर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय ह्यूज 1.5 बिलियन, यानी इसमें 1.5 बिलियन और ऐड हो जाएगा, विच बिकम 8.7 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड. And the population has been increasing, but the earth natural resources have been the same, यानी हमारी population तो बढ़ती जा रही है लेकिन हमारे जो natural resources हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं, वो अपनी जगह पे constant है, same है. So with growing global population, a subsequent demand for forest product, land and forest of world are at risk from widespread deforestation and degradation. As I say in methods of conservation of water, soil and land, I already had been said that to complete the demand of growing population, it always risk on our resources to be easily finished on the earth, so that इसकी वजह से जैसे जैसे फॉरेस्ट के ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है, यानी हमारी फॉरेस्ट से हम काफ़ी कुछ लेते हैं, देयर इज अ ह्यूज सोर्स ऑफ रिसोर्स फॉर अस, तो इन दैट केस हम जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारा डिमांड बढ़ता जा रहा है, डिमांड, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, और इस वाइड स्प्रेड पॉपुलेशन की वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन और लैंड डिग्रेडेशन की जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जा रही हैं. सो more and more deforestation is being carried out to procure wood, and we use the clear land and as pasture for plantation as well as human settlement. यानी ज़्यादा से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ चाहिए हमारे कारखानों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैस्चर लैंड्स चाहिए जानवरों को ग्रेज कराने के लिए, उसके अलावा हमें ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी चाहिए, प्लांटेशन के लिए चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए. इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को काट रहे हैं. लैंड एज हम लोग पढ़ चुके हैं कि लैंड जो है ऑलरेडी हमारे पास बहुत कम अमाउंट में है, ओनली 30% लैंड दैट वी यूज. सो दिस इज द ग्रेटली अफेक्टेड द इकोलॉजिकल बैलेंस. इसकी वजह से हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो इकोसिस्टम है, वो अनबैलेंस हो गया. नॉट ओनली इज द वर्ल्ड फेसिंग द चैलेंज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बट इवन द वाइल्ड लाइफ हैज़ बीन अफेक्टेड. सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुआ, यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या कंडीशन है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जब पूरे अर्थ का जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो गर्म होता चला जाता है. सपोज दैट अब देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है. क्या होता है कि जब सनलाइट अर्थ पे आती है
ठीक है, ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है पर ठीक है। जब सनलाइट अर्थ पे आती है तो वो क्या होता है, जैसे ही वो हमारे एटमॉस्फेयर में इन करता है वो हमारे सरफेस से टकरा कर, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो क्या होता है लाइट यहाँ यानी जो सनलाइट है वो क्या होता है रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्लेक्ट करके कहाँ जाता है वापस स्पेस में। लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर का जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ ऐसा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में वो सनलाइट को आने तो देता है लेकिन वापस जाने से रोक लेता है, यानी ये इसकी जो गर्मी है, इसका जो वार्मथ है वो उसको कवर कर लेता है, उसको ट्रैप्ड कर लेता है, ठीक है। और साथ ही साथ जब हम ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और डिफॉरेस्टेशन की वजह से हम लोग देखते हैं लो रेनफॉल और पॉल्यूशन जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं। इट इंक्रीज द मेनी हार्मफुल गैसेस इन आवर एटमॉस्फेयर, जैसे CFC है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इन सारी जहरीली गैसों की जो अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बढ़ती जा रही है। और क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर का कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि ये सनलाइट की गर्मी को अगर बाहर नहीं जाने देता है तो डेफिनेटली जो पॉल्यूशन की गर्मी यानी जो जहरीली गैसों से बनने वाली गर्मी है उसको भी बाहर नहीं जाने दे रहा है, यानी हमारी अर्थ क्या है अंदर से गर्म हो रही है, यानी हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता चला जा रहा है। और इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, अफॉरेस्टेशन। सो this that's why we face the problem of global warming. तो but even the wildlife has been affected. अब ग्लोबल वार्मिंग से हमारी लाइफ तो इफेक्ट होती ही है, लेकिन हम लोग जब डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो बेसिकली हम किसका इकोसिस्टम खत्म कर देते हैं, वाइल्ड एनिमल्स का, यानी हम उनका जो हैबिटेट है नेचुरल हैबिटेट खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे नेचुरल एनिमल्स ऐसे हैं जो अर्थ से धीरे धीरे एक्सटेंड हो रहा है। बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन द हैबिटेट ऑफ मेनी एनिमल हैव बीन डिस्ट्रॉयड एंड लीडिंग to their extinction, like the spider monkey, pandas, toucans, macaws, ठीक है। इन सब का क्या किया हमने, जैसे हम लोग देखते हैं स्पाइडर मंकी, ये टूकन्स एंड मकाउस, ये क्या कहाँ रहते थे, ज़्यादातर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में मिलते थे। और धीरे धीरे क्योंकि हम एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट हमने कुछ ही डेकेड्स में 30% अमेज़न रेन फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया है। तो जैसे जैसे हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं उनका नेचुरल हैबिटेट जो है, नेचुरल उनका जो घर है वो ख़त्म हो रहा है, उनकी जो नेचुरली उनकी जो हैबिटेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जा रही है, जिसकी वजह से वो दूसरे किसी और तरीके के इन्वायरमेंट में अडेप्ट नहीं हो पाने की वजह से क्या हो रहा है, वो एक्सटेंट हो जा रहे हैं, अर्थ से ख़त्म होते जा रहे हैं। मकाओ दे ऑल्सो लिव एट द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। जैसे पांडा बहुत ही वेल नोन एनिमल है। हम लोग देखते हैं कि जो बैम्बू फॉरेस्ट में ही सिर्फ पांडा रहते थे, क्योंकि पांडा क्या करते हैं, सिर्फ बैम्बू की जो स्मॉल लीव्स और स्मॉल स्टीम्स होती हैं वो उसे खाते हैं। तो जब हम बैम्बू फॉरेस्ट को ख़त्म कर देंगे, इनका फूड सोर्स, इनका हैबिटेट पूरी तरह से ख़त्म हो जा रहा है, तो धीरे धीरे पांडास भी अर्थ से ख़त्म होते चले जाएंगे। आज के डेट में इन एनिमल्स को हम सिर्फ जू में देख सकते हैं या किसी रिजर्व में देख सकते हैं, या अपने नेचुरल हैबिटेट में अब अवेलेबल ही नहीं है। सो दैट मेनी ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट ऑलरेडी डिस्ट्रॉय, वी अर्जेंटली नीड टू प्रोटेक्ट इज, ठीक है, व्हाट इज लेफ्ट, यानी बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन अब जो बचा हुआ इन्वायरमेंट है हमें बहुत ज़रूरत है कि हम उसे बचा सके। सो दैट now we have understand about the natural vegetation and wildlife. In next video we will study about the how to conserve our natural vegetation and wildlife.